हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों हमने मेटलर्जी चैप्टर को कंप्लीट किया था। मेटलर्जी चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया वो फ्लो चार्ट आपको याद रखना है, वो रिएक्शंस आपको याद रखनी है, और कुछ ओर्स के नाम और कुछ एलॉयज जो मैंने लिखवाए थे वो भी याद रखने हैं बेटा। ठीक है, अब जब भी मेटलर्जी चैप्टर का रिवीजन करो ना बेटा, एक चीज ध्यान रखना, फ्लो चार्ट बनाना, वो जो 5 स्टेप्स मैंने लिखवाई थी, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे वो वहीं के वहीं नीचे लिख देना। आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से बनेंगे आपके। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे लिए इजी हो जाती हैं जब हम क्या पढ़ लेते हैं, जब हम पढ़ लेते हैं पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक हो चुका, हाइड्रोजन हो चुका, काफी सारे चैप्टर्स हमारे हो चुके। अब हमारे पास जो आज नया चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कहां से कहां तक होते हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन देते हुए आज हम जिस फैमिली को स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेटा ग्रुप नंबर 13। बेटा जितना ध्यान से आप स्टार्टिंग फैमिलीज को पढ़ोगे, बाद की फैमिलीज उतना आपके लिए इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको पहले जनरल इंट्रोडक्शन में सारा कुछ बता दूंगी, उसके बाद हम इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। और आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर काफी बड़ा है बट कोई बात नहीं, दिस इज द टाइम जब हम हमारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और इस मिथ को दूर करेंगे कि इनऑर्गेनिक सिर्फ रट्टा है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो समझोगे कंसेप्ट को तो फील होगा कि हाँ भाई ये चीज रट नहीं रहे, रट्टे तो हम सब में है एक तरीके से, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश करें तो बड़ी मजेदार है बेटा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले मैं आपको दे देती हूँ बेटा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दे देती हूँ बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर को आप जब 11th-12th में थे तो आपने कैसे पढ़ा था बेटा, जब आप 11th-12th में थे तब आपने 11th क्लास में ग्रुप 13-14 के बारे में पढ़ा था और 12th क्लास में 15, 16, 17, 18। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स? बेसिक डेफिनेशन जो इसकी हम डिफाइन करते हैं वो डेफिनेशन क्या है बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किन्हें कहते हैं? एलिमेंट्स in which last electron present in p सबशेल बोलो या फिर p ऑर्बिटल बोलो, उसे उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहां से लेकर कहां तक है? ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब बेसिक इंट्रोडक्शन में समझते हैं बेटा ये सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा ग्रुप नंबर, और इधर हम देख रहे हैं पीरियड नंबर। तो ग्रुप नंबर हमने कौन कौन से बोले बेटा? ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। और यहाँ पे पीरियड नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। क्लियर? अब देखना बेटा यहाँ पे ध्यान से, ग्रुप 13 जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? बोरोन फैमिली। क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट मेंबर यहाँ पे बोरोन होता है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, यही है ना बेटा हमारे पास? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये इनका पीरियड नंबर भी है और यहाँ पे हमने इनका ग्रुप नंबर भी रिप्रेजेंट कर दिया। इन्हें हम क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मेंबर इस ग्रुप का कौन है? बोरोन। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रुप 14 दैट इज कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड।
नेक्स्ट बेटा ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, नाना पाटेकर, 80, सब भिखारी। नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड, टाइल, से, टी, पो। नेक्स्ट हेलोजन फैमिली, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। नेक्स्ट नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, ग्रुप 18 दैट इज नियोन, हीलियम पहले आ जाता है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हमें ये समझना है कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है। ये जो हम 5 मिनट तक डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें हमको पता है क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर चुके हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जो मेंबर्स हैं वो सब के सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनमें काफी एक्सेप्शंस आते हैं। और एक्सेप्शंस आने का रीजन क्या होता है, एक्सेप्शन आने का रीजन क्योंकि बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम अवेयर हैं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो अब हमारे लिए चीजें कंपैरेटिवली और इजी हो गई हैं क्योंकि हमें एक्सेप्शंस के रीजन समझ आएंगे। ठीक है बेटा, अब यहां पर मैं लिख देती हूँ बेटा थोड़ा थोड़ा क्योंकि हम 1 बाय 1 बाद में सबको डिस्कस करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं दैट इज बोरोन फैमिली। इसे हम कहते हैं दैट इज कार्बन फैमिली। इसे हम कहते हैं दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इसे हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। और ये जो लास्ट हमारे पास है इन्हीं को हम कहते हैं नोबल गैसेस, इन्हीं को हम कहते हैं इनर्ट गैसेस क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो होता है NS2 और NP 1 से लेकर 6 तक। क्लियर, तो अगर बात हम करें बोरोन फैमिली की तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1। कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NS2 NP2। नाइट्रोजन फैमिली का NS2 NP3। ऑक्सीजन फैमिली का NS2 NP4। हैलोजन फैमिली का NS2 NP5। हैलोजन फैमिली सॉरी नोबल गैसेस NS2 NP6। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको मैंने एक साथ रिप्रेजेंट इसीलिए भी किया है बेटा, अभी तो हम इंडिविजुअल फैमिलीज के बारे में बात करेंगे लेकिन जनरल ट्रेंड हम क्या पढ़ते हुए आए हैं कि अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। क्लियर, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ये सारे फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ एक्सेप्शंस आएंगे और एक्सेप्शंस के जो जनरल रीजंस रहने वाले हैं वो रीजंस क्या रहने वाले हैं, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी डिस्कस, स्टिल मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ही इजी है, समझ में आ जाए तो उस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो हमें और आसान लगने लगेंगे। इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही हम शुरुआत करेंगे, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट का कौन सी फैमिली मेंबर्स पे पड़ता है इफेक्ट वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूं कि हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं किसी भी ग्रुप नंबर का, किसी भी पीरियड नंबर का, तो उस केस में हमें क्या चीज का ध्यान रखना होता है,
हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हमने कौन कौन से ऑर्बिटल्स को वहां पे फिल किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सेकेंड पीरियड वालों की, अगर मैं बात करूं बेटा सेकेंड पीरियड वालों की, तो सेकेंड पीरियड वालों में कौन कौन से ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है? एस को फिल किया जाता है, पी को फिल किया जाता है। थर्ड पीरियड में भी डी ऑर्बिटल अवेलेबल तो होता है, लेकिन इस थर्ड पीरियड का अगर लास्ट मेंबर भी देखो आर्गन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखना, उसमें आप डी ऑर्बिटल को भरते नहीं हो क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। क्लियर? तो यहां पर भी आप एस को भरते हो और पी को भरते हो। सेकेंड पीरियड में भी आप एस को भरते हो, पी को भरते हो। थर्ड पीरियड में भी आप एस को भरते हो, पी को भरते हो। फोर्थ पीरियड में जब आप इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे होते हो, एस को भी भरते हो, डी को भी भरते हो, पी को भी भरते हो। एज इट इज फिफ्थ में भी एफ सबशेल के होते हुए भी आप एस को भरते हो, डी को भरते हो, पी को भरते हो। और सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में आप कौन कौन से सबशेल्स को भरते हो? एस, एफ, डी, पी। सेवेंथ में भी एस, एफ, डी, पी। पहली बात, आपको अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो और आपको यह पता हो कि इस पीरियड नंबर में कौन से ऑर्बिटल्स को फिलअप किया जाता है, तो आप उनका एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो वैलेंस शेल का। क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना सीखा है? ब्रैकेट में नोबल गैस, उससे पहले जो भी आती है, और उसके बाद उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पीरियड नंबर देखते हुए हम भर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी अप्लाई करना भी सिखाऊंगी। सबसे पहले इस चीज को याद रखना कि अगर हम बात करें कि हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स फील्ड क्या होता है बेटा, हम एस को भरते हैं, पी को भरते हैं। ठीक है, फोर्थ पीरियड से हम एस, डी, पी को भरते हैं। फिफ्थ पीरियड में एस, डी, पी को भरते हैं। और सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में हम एफ सबशेल को भी फिलअप करते हैं। ये चीज याद रखनी है। क्लियर? याद रखनी है। अब हम इसको अप्लाई भी करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी मैं आपको इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दूंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बेटा, हम एक एक करके सारी फैमिलीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोरोन फैमिली। ठीक है, बोरोन फैमिली ग्रुप 13 को बोलते हैं। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बेटा? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ये हमारे पास बोरोन फैमिली है। इसे ग्रुप 3A भी बोलते हैं। ये EC यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये EC यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा? कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो बोरोन फैमिली का क्या होता है बेटा? वो बोरोन फैमिली का होता है NS2 NP1। क्लियर? अब हमें इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। बिल्कुल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे? उससे पहले क्या आ जाएगी बेटा? जो नोबल गैस आती है। तो बोरोन कहां से बिलोंग करता है बेटा? बोरोन बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से। तो फर्स्ट पीरियड की नोबल गैस कौन बेटा? हीलियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये सेकेंड पीरियड से, तो 2s2 2p1। क्लियर है? क्योंकि सेकेंड पीरियड था, n की जगह क्या आ गया बेटा? 2। ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड तक आप s और p को भरते हो, लेकिन जब फोर्थ पीरियड आ जाता है तो फोर्थ पीरियड में आप फिलअप करते हो किसे? डी को भी। तो डी में जब हम गैलियम से जस्ट पहले एटॉमिक नंबर जिंक का होता है, जिंक में 30 एटॉमिक नंबर होता है, 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो तो कंप्लीटली फिल्ड है। तो यहाँ पे एसडीपी को भी दिखाएंगे, एसडीपी को भी दिखाएंगे फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में। उसी तरीके से बेटा नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी? नियॉन। नियॉन नोबल गैस रिप्रेजेंट कर दिया। एन की जगह क्या आ जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड से। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? दैट इज 3s2 3p1। नेक्स्ट बेटा गैलियम। गैलियम कहां से बिलोंग करता है बेटा? दैट इज फ्रॉम सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। ये बिलोंग करता है फोर्थ पीरियड से। फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, तो यहां पर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या था? s d p। अब s कौन सा होगा बेटा? s जो हायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा, हायर नंबर ऑफ पीरियड होगा। तो पीरियड कौन सा है बेटा? फोर्थ पीरियड। नियॉन के बाद कौन सी गैस आती है? आर्गन। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा?
4s2, फिर उसके बाद D आना था, ये D हमने भर दिया, और फिर उसके बाद P आना था, तो P हमने भर दिया 4p1। अब मैम D कितना आएगा? बेटा D का सबशेल कौन सा होगा? आपने पढ़ा है पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल्स के बारे में। तो S और P सेम शेल से होते हैं, तो D पेनल्टीमेट शेल से होगा और F एंटी पेनल्टीमेट शेल से होगा। तो अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? 3D। और अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाद में 4p को, तो यानी कि ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, इसके अंदर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है। मैम एक बात बताइए, आपने पहले इसको क्यों लिखा, बाद में इसे को क्यों लिखा? क्योंकि ये हमने रिप्रेजेंट किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। क्या बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। कहीं कहीं पे ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है 3d10 4p1 4s2, 3d10 4s2 4p1, बट ये भी एकदम करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैंने आपको याद करना ही ऐसे सिखाया। कैसे? फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड से एंट्री होती है डी की, तो SDP SDP, उसके बाद SFDP SFDP। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे तो वहां पे आपके पास करेक्ट ऑर्डर आएगा एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ये फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करता है इंडियम। नोबल गैस कौन सी आएगी बेटा? क्रिप्टन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? ये फिफ्थ पीरियड से है, तो फिफ्थ पीरियड में भी नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स फील्ड क्या था बेटा? SDP। तो सबसे पहले आप यही लिख दो SDP। अब इस केस में पीरियड नंबर कौन सा है? 5, तो 5 और 5, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p1। अब इस D की अगर हम बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट है? पेनल्टीमेट शेल में। तो अगर ये N है तो ये N-1 हो जाएगा और ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, तभी तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया। सेम उस तरीके से बेटा थेलियम सिक्स्थ पीरियड से बिलोंग करता है, और नोबल गैस कौन सी आ जाएगी? है ना, ज़ीनॉन। अब इस केस में यहां पर हम क्या लिखेंगे? सिक्स्थ पीरियड में कौन भरा जाता है बेटा? FB भरा जाता है, तो SFDP लिख दो सबसे पहले, SFDP। क्लियर? अब डिसाइड करना है तो NS और NP तो सेम शेल से होते हैं, सिक्स्थ पीरियड है तो 6 आ जाएगा, 6। D क्या आ जाएगा? 5, N-1 पेनल्टीमेट शेल, ये एंटी पेनल्टीमेट शेल। इसका तो पता है 6s2 6p1 आएगा। व्हाट अबाउट F एंड D? तो ऑब्वियस है, D और F इलेक्ट्रॉन्स आ तो गए, लेकिन वो ऑलरेडी क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। F का कंप्लीटली फिल्ड 14, 5D का कंप्लीटली फिल्ड 10। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन एलिमेंट्स को विद देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन बेटा, ये प्रॉपर्टी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये सही है। अगर हम बात करते कि मैम फिर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 क्यों है? बड़ा जनरल कब बनता है? जब मोस्ट ऑफ द में NS2 NP1 प्रेजेंट है। यहां पर किसको भरा हमने? S को भरा, P को भरा। यहां पे हमने किसको भरा? S को भरा, P को भरा। यहां पर हमने SDP, यही मैंने आपको याद करने के लिए कहा है, SDP, और यहाँ पे SFDP। तो आपको कभी भी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है बेटा? सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये कौन से पीरियड नंबर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड तक आप SP थर्ड पीरियड में d ऑर्बिटल होता जरूर है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं जाता क्योंकि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं हायर पीरियड मेंबर्स लाइक फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में SDP भरे जाते हैं और फिर आ जाता है SFDP। तो अगर आपको ये पता है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा। रेस्ट आपको ये पता होगा कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है। जनरल को भरना आपको आ गया, अब जो बच गया उन्हें कंप्लीटली फिल्ड कर दो, सिंपल। तो आप इनका एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ गए, जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ गए तो एल्यूमिनियम तक d ऑर्बिटल नहीं था, लेकिन गैलियम में d ऑर्बिटल आ गया, d ऑर्बिटल आ गया और वो भी कंप्लीटली फिल्ड आ गया।
आप चाहो तो आप प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठना इसका गैलियम का, यही आना है, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ पीरियड ये डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और डी इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। लेकिन डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि डी के और एफ के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जो एक्सेप्शन आएगा उस केस में हम कहेंगे, या तो मैं बोलूं ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, या मैं बोलूं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, एक ही बात है। और उसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी फैमिली का हम सबसे पहले पढ़ते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देता है, काफी सारी प्रॉपर्टीज। ये शील्डिंग इफेक्ट इसी से रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसी से रिलेटेड है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, साइज हो गया, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना भी आना चाहिए, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया है। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना कि कौन से सब शेल में कौन सी इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने अभी सिर्फ बोरोन फैमिली का डिस्कस किया है, नेक्स्ट हम जब सभी फैमिलीज का डिस्कस करेंगे तो भी इस चीज को हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट का। ग्राउंड स्टेट क्या होता है बेटा, जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में नहीं गए हैं। तो ये हमारे पास पी के 3 ऑर्बिटल, ये एस के 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया, ये एस के 2 इलेक्ट्रॉन और पी का 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम इसी को रिप्रेजेंट करते हैं एक्साइटेड स्टेट, मैम ये एक्साइटेड स्टेट क्या होता है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो हायर ऑर्बिटल में जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एनएस जो है, ये जो हमारे पास एनपी है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल अबाउट ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो सकता है आप ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना है, इसको पढ़ना भी है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे इग्नोर नहीं करना। ये बोरोन, ये एल्यूमिनियम, ये गैलियम, ये इंडियम, ये थेलियम, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई एम एक्सपेक्टिंग आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया हो तो हाथ के हाथ कार्बन फैमिली का लिख देना, क्योंकि कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, NH2 NP2। पीरियड नंबर आपको इन सब के पता ही हैं, और आपको ये भी पता है कि डी का और एफ का इंसर्शन कहां पर होगा, तो आप उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। तो ये था बेटा इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं बेटा वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है दैट इज एटॉमिक रेडियस। और ये डिस्कस करने से पहले मैं सारी एक चीज कंपेयर कर लेती हूँ। अभी हमने क्या बोला कि ग्रुप 13 से 18, जब मैं बात कर रही हूँ बेटा ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 की, एक कॉमन बात जो सभी में ऑब्जर्व होगी, क्या बेटा, हमें ये पता है एटॉमिक रेडियस क्या होती है। तो एक जनरल ट्रेंड जो एटॉमिक रेडियस का फॉलो होता है वो क्या है बेटा, कि एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। क्यों डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज क्यों होता है बेटा, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज होती है। शेल नंबर इंक्रीज होती है तो सब शेल नंबर इंक्रीज होती है, सब शेल नंबर इंक्रीज होती है। सब शेल नंबर इंक्रीज होता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो साइज भी इंक्रीज होता है, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं।
तो जनरल ट्रेंड जो ग्रुप 13 टू 18 में ऑब्जर्व होना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं बेटा, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। हालांकि मैंने ही पढ़ाया है आपको ये सब कुछ इनऑर्गेनिक में, फिर भी एक रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं। आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी के भी हमने फैक्टर्स पढ़े हुए हैं, दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी उस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। नेक्स्ट बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तब भी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। पेनिट्रेशन पावर हुआ, लेकिन मेजर फैक्टर हमारे पास यही होता है, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, काफी अच्छे से हमने इसको पढ़ा था रामलाल पिंकी के एग्जाम्पल से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक जनरल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं, जो हमें पढ़नी है, चलो ठीक है अभी इतना काफी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा ग्रुप 13 की एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो मैंने आपको क्या कहा था, वापस मैं इधर आ जाती हूँ बेटा, ध्यान से देखो। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होना चाहिए था, साइज इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन 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 जब हम बढ़ते हैं किस तरफ बेटा, जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ बढ़ते हैं, जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर गैलियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया 4p1, यहां पर डी के 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी के 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। अगर मैं बात करूं बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट की, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है बेटा, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पहली बात हमेशा ध्यान रखना, सिमिलर लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ऑब्वियस है। अट्रैक्शन हमेशा लड़का लड़की के बीच में होता है एज कंपेयर टू, समझ गए होंगे, बट आजकल तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि अब तो लीगल हो चुका है, ठीक है। तो अब बात को ज्यादा अलग मत लेके जाना, ट्रैक पे ही रहना। यहां पर ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ऑलरेडी रिपेल करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन काफी करीबी है न्यूक्लियस के, और ये जब काफी करीबी हैं तो ये क्या करते हैं, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के खिलाफ इस न्यूक्लियस को भिड़ा देते हैं, इसको इससे रिपेल कर देते हैं, और इनके बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और अगर इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ बीच में एक दीवार आ जाए तो क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो इसको निकालना आसान होगा, इसको निकालना आसान होगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। क्लियर। अट्रैक्शन जितना कम होगा साइज उतना ज्यादा होगा। तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे थे बेटा। तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे ज्यादा एस वाले शो करते हैं, फिर पी करते हैं, और डी और एफ जो होते हैं ना, ये डी और एफ नेग्लिजिएबल, ये हमने पढ़ा हुआ है, नेग्लिजिएबल स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। और अगर ये नेग्लिजिएबल स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, नेग्लिजिएबल स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करने की वजह से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं शो कर पा रहे थे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ता है तो दूरियां कम होती हैं, दूरियां कम होती हैं, डिस्टेंस कम होता है, तो साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था बेटा, भाई डाउन द ग्रुप जाने पर सीधा सीधा साइज इंक्रीज होना चाहिए था, बट ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम टू गैलियम साइज डिक्रीज हुआ। क्या हुआ बेटा, साइज डिक्रीज हुआ। और इसका ऑर्डर जो हमारे पास आया वो हम आपको लिखवा देते हैं, वो आपको याद रखना है। बोरोन सबसे छोटा, बोरोन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद थीलियम। तो यहां पर मैं एक्सेप्शन का रीजन मेंशन कर देती हूं, ड्यू टू पुअर
स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसे हम और क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे तो क्या होगा भाई, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, गैलियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो साइज कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि होना क्या चाहिए था, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, लेकिन यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट फैक्टर बन के आता है और उसका साइज कंपैरेटिवली कम हो जाता है। अब माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, यार मैम इधर एक्सेप्शन है। आप गलती पता है क्या करते हो, एक्सेप्शन समझ आया, सच सच अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, हाँ मैम समझ आया कि वाकई में यार डी के ऑर्बिटल आ गए, वो बेकार स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, वो अट्रैक्शन कम ही नहीं कर पा रहे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, तो फिर क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होगा ना यार। लेकिन आप गलती पता क्या करते हो, हम रीजन देते हैं एक्सेप्शन का और आप उस एक्सेप्शन के रीजन को हर जगह लगाने की कोशिश करते हो। ना जी, कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता, हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती यार। लाइफ सेम होती है, आप ये बताओ, एक क्लास में पढ़ने वाले अगर 40 स्टूडेंट्स हैं और एक बैच में पढ़ने वाले अगर थाउजेंड्स में भी स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला एक, पढ़ने वाले तुम एक, फिर भी आज सब अलग अलग घर में भी हैं, फिर भी किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता होगा। किसी के साथ फैमिली प्रॉब्लम होगा, किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके साथ ये प्रॉब्लम होगा कि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता। तो हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती है ना। बट ये जरूरी तो नहीं कि हम उस सिचुएशन को अपनी लाइफ पे भी अप्लाई करें, हाँ उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, मेरे घर में भी है, इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। दिस वाज रॉन्ग। आपको रीजन दिया जा रहा है ना कि भाई क्यों एक्सेप्शन आया साइज में, होना क्या चाहिए था भाई, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहां पर गैलियम का एक्सेप्शनली कम होता है एल्यूमिनियम से। रीजन आपको दिया, ऑब्वियसली रीजन क्या दिया बेटा, कि यहां पर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट फैक्टर हो गया और उसके वजह से इसका साइज कम है। क्लियर, दैट इज द रीजन ऑफ एटॉमिक रेडियस एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जहां जहां होगा मैं हाईलाइट करूंगी, क्योंकि जहां एक्सेप्शन होता है वहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो यहां पर हमारे पास दो एक्सेप्शन है, यहां पर हमारे पास दो एक्सेप्शन है। पहले मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता देती हूं कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ऑब्वियस है बेटा, जो एक्सेप्शन यहां देखने को मिला वो एक्सेप्शन यहां भी देखने को मिलेगा। एक चीज तो हमें पता थी, क्या, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो अगर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी बेटा, डिक्रीज होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी। लेकिन अगेन यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाता है। एक एक्सेप्शन का रीजन तो वही है बेटा, समझ में आ रहा होगा भाई, साइज जिसका ज्यादा है एक्सेप्शनली आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी बेटा, उसकी ज्यादा कम होगी। तो यहाँ पर देखो बेटा दो रीजंस आ रहे हैं, दोनों को मैं समझाती हूँ। पहला एक्सेप्शन आया एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में, दूसरा एक्सेप्शन आया इंडियम और थीलियम के बीच में। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एक्सेप्शन को हर जगह अप्लाई नहीं करना है, समझना है और याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर भी मैं आपको लिखवा दूंगी, पहले इस एक्सेप्शन का रीजन समझो। होना क्या चाहिए था बेटा, एल्यूमिनियम का ही ज्यादा होना चाहिए था। आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम का ही ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये लिखा हुआ है ना, जब इसका साइज ज्यादा है, जब इसका साइज इसका ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी तो कम ही होगी। तो इस वजह से यहाँ पे तो हम लिख देते हैं डायरेक्टली, अब मैं पूरा मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनका जो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है
उसी को हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। उसके पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो साइज तो क्या हुआ था, कम हुआ था। अट्रैक्शन बढ़ गया तो अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है। मैम यहाँ पे क्या रीजन है एक्सेप्शन का, ये भी एक्सेप्शन है भाई। यहाँ पर भी इंडियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि थेलियम का साइज सबसे ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, यहाँ पर भी क्या होता है, इस केस में भी यहाँ पर थेलियम, एक मिनट रुकेंगे बेटा। आपकी असुविधा के लिए खेद है बच्चों, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, आप ही लोगों के लिए आया था कि आप लोगों का जो टेस्ट सिलेबस है वो पूछा जा रहा था। ठीक है, तो टेस्ट सिलेबस हम आपका बता दिए हैं। ठीक है, आपको भी बता देते हैं। इस बार हमने पुराना कुछ नहीं रखा है। कमिंग संडे को टेस्ट है आई थिंक 10 को, तो ग्रुप 13-14 रखा है। ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसा सिलेबस रख रही हूँ ताकि प्रेजेंट को आप बहुत अच्छे से बैलेंस करो। ठीक है, तो आप पढ़ाई करेंगे बेटा, ध्यान से समझो। यहाँ पर दूसरा एक्सेप्शन मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, ग्रुप 13, 14, 15 में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है। बाद वाली फैमिलीज कंपैरेटिवली इजी है। क्यों बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स जस्ट बिलो आते हैं। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ या लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट ग्रुप 13, 14, 15 में दिखेगा। ठीक है, उसके बाद कंपैरेटिवली कम दिखेगा। यहां पर क्या रीजन है बेटा, यहां पर इंडियम और थेलियम, तो ध्यान से देखो बेटा, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था। इंडियम थेलियम, जब तक हम इंडियम पे थे 5s2 4d10 5p1, लेकिन जब हम थेलियम पे आए 6s2 4f14 5d10 6p1, f ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि f ऑर्बिटल आया 14 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, और वो f ऑर्बिटल कैसा शो करता है इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ these 4f orbitals, these 4f14 electrons, the attraction of that outermost electron towards that nucleus increases। और वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, बताओ। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हुई बेटा, ज्यादा। तो यहां पर यही एक्सेप्शन है बेटा, यहां पर हम लिख देती हूं ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैकेट में लिख देती हूं पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन्स। और उसका इंसर्शन हो गया तो उसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ गया न्यूक्लियस के साथ। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है बेटा, वो हमको याद रखना है। अब ओवरऑल ऑर्डर इसका क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा जो है वो होता है बेटा बोरोन का, बोरोन के बाद थेलियम आ जाता है। कौन आ जाता है बेटा, थेलियम आ जाता है। थेलियम के बाद आ जाता है गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद क्या बच गया बेटा, इंडियम। अब हम इसे याद कैसे रखें, ठीक है, समझ में हमको याद, अब हम इसको याद कैसे रखें, बीट, बीट, GAI, कैसे याद रखेंगे, बीत गई या बात गई, तो इसको कैसे याद रख लेना बेटा, दैट इज बीत गई। ये आयनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है बोरोन फैमिली का। क्लियर, B फॉर बोरोन, T फॉर थेलियम, तो बात गई, GAALI। क्लियर, ये ऑर्डर हो गया बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ऑर्डर बिल्कुल याद रखना। आई थिंक आपको एक्सेप्शन एकदम क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं बेटा इनके बॉइलिंग पॉइंट की। यहाँ पे एटॉमिक ना भी लिखा जाए तो चल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, साइज, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है।
इंडिविजुअल मेटल के जब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इधर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट में लास्ट में जो हमारे पास है उनका तो बहुत ही कम होता है। यहाँ पर एक्सेप्शन है बेटा, बोरोन, एल्यूमिनियम, थेलियम, नेक्स्ट क्या बच गया, गैलियम एंड इंडियम। तो इंडियम एंड देन गैलियम, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, इसका तो बहुत ही कम होता है, दैट इज 303 केल्विन। तो ये जो एक्सेप्शंस है वो याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शन है, बॉइलिंग पॉइंट नो एक्सेप्शन। डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, किसकी, बोरोन फैमिली की। अब कैसे कैसे याद रखोगे, एटॉमिक रेडियस एक एक्सेप्शन है। अब पता है हमारा बदमाश दिमाग जो होता है उसमें ये स्ट्राइक करता है। अब पता है क्या स्ट्राइक कर रहा होगा, मैम यहाँ पर साइज में एक्सेप्शन क्यों नहीं है, आपने यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शन बताया क्योंकि 4f यहाँ आया, 4f यहाँ क्यों नहीं आया, वहां आप प्रॉब्लम फेस करते हो। आप जितने एक्सेप्शन है उतने काफी नहीं है, जो एक्सेप्शन है वो ऑलरेडी एक जस्टिफिकेशन रीजन है कि उसका ऑर्डर इसकी जगह ये क्यों आया। लेकिन जो ऑर्डर सीधा सीधा आ रहा है, अगर आप वहां भी एक्सेप्शन ढूंढोगे तो प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या कहा था, एक्सेप्शन के रीजन को हर जगह अप्लाई मत करो, जो है एक्सेप्ट करो, रिस्पेक्ट करो, याद करो, सिंपल। क्योंकि बेटा आप अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे सब्जेक्ट को तो फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बेटा, सब्जेक्ट आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा फिर प्रॉब्लम हो जानी है। ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हालांकि ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इस पे कभी क्वेश्चन पूछा गया। कभी कभी बहुत समय पहले की बात है, यहां से क्वेश्चन आ गया था बेटा एम्स में, बहुत समय पहले की बात है, यहां से क्वेश्चन आ गया था एम्स में। अब क्या पॉसिबिलिटी है, आया था नहीं भी आता था, कुछ पता नहीं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते थे, यस मैम बिल्कुल करते थे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मुलिकन स्केल, पॉलिंग स्केल के बेसिस पर मेजर करते थे, हमारे पास उनकी वैल्यूज हुआ करती थी। क्लियर। तो इसकी 2.0, इसकी 1.5, देन 1.6, 1.7, 1.8, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रेंज है। क्या मैम ये हमको याद करना है, ना जी बेटा याद नहीं करना है, बस समझना है। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो आप कितनी ज्यादा होती है। तो मैक्सिमम ये पूछा गया था कि एम्स में पूछा गया था सालों पहले। अब तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया यार, अब तो बिल्कुल पेपर इतना अप्रोचेबल बनाया जाता है, नहीं तो पहले पेपर बनाने से पहले ये नहीं देखा जाता था कि कब क्या पूछा गया, सीधे पेपर बनाया जाता था कि चलो अच्छे लेवल का पेपर बनाना है। अब तो सब कुछ कंसीडर किया जाता है, आपको क्या सिलेबस में है, सिलेबस भी कितना शॉर्ट कर दिया, हर साल नीट वाले आपका सिलेबस ही कम कर देते हैं, है ना। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन विच एलिमेंट्स ऑफ बोरोन फैमिली। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is present between boron and aluminium। मैक्सिमम किसमें होता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। बी बोरोन की अगर मैं बात करूं, वो एग्जिस्ट करता है बेटा B12 फॉर्म में। कैसे एग्जिस्ट करता है, B12 फॉर्म में इन आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं। आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं अभी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना बेटा,
वो जाइंट नेटवर्क सॉलिड जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट बेटा, गैलियम जो है, गैलियम एग्जिस्ट करता है Ga2 फॉर्म में। ओहो, हम्म, हाँ बेटा, गैलियम की बात कर रहे थे। गैलियम Ga2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यूनिट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, अभी हमने डिस्कस किया 303 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैलियम आर 303 Kelvin and 2673 Kelvin respectively, and due to its high liquid range it is used in high temperature thermometers. हाई टेम्परेचर रेंज, कौन सी टेम्परेचर रेंज की बात हो रही है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रेंज की। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो होता है 303 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 2673 केल्विन टेम्परेचर। इस वजह से इसको हम हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर्स में भी क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे इनके बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा अब हम? दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझना ध्यान से बेटा, पहले मैं इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके बाद इसके पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैम जो आपने समझाया था वो लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है, नहीं लिखोगे तो पिटाई हो जाएगी बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझाया जाता है वो जरूर लिखना होता है। ठीक है, यस बेटा। इनर्ट पेयर इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप इससे क्या समझते हो? क्या समझते हो बेटा? इनर्ट पेयर, पेयर मतलब पेयर दो का ही होता है, तो यहां पर बात हो रही है पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स जो कैसे हो जाएं? इनर्ट हो जाएं। इनर्ट मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, जो किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन ये इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व कैसे होता है उसको ध्यान से समझना बेटा। हमारे पास शेल होती है और एक पर्टिकुलर शेल में सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन सब शेल्स के बारे में हम पढ़ते आए हैं, जिसे हम कहते हैं एफ, डी, पी और एस। पढ़ते आए हैं बेटा? बिल्कुल पढ़ते आए हैं। अब ये जो हमारे पास सब शेल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटी पेनल्टीमेट, तो ये कौन सी होती है? N-2F। कौन सी होती है बेटा? एंटी पेनल्टीमेट N-2F। फिर पेनल्टीमेट कौन सी होती है? N-1D। उसके बाद हमारे पास P और उसके बाद होता है हमारे पास S, दैट इज NS2। और अगर हम P ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो NP1 से लेकर 6 तक होता है। ये हम सब शेल्स का जिक्र कर रहे हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट, पहली बात के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में ऑब्जर्व किया होता है? ये सिर्फ P ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑब्जर्व होता है। होता क्या है बेटा, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर पहले तो NS2 NP1, NS2 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1 था। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते गए, D के 10 इलेक्ट्रॉन आए, D के 10 इलेक्ट्रॉन आए। दीदी दीदी ठीक है बच्चों, तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? क्या ध्यान रखना है कि जब हम जैसे से नीचे आते गए तो हमारे पास डी और एफ सब शेल्स आए। ये जो सब शेल्स आए, ये कैसा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। और इनके पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करने की वजह से जो हमारे पास NS और NP में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे, उनका अट्रैक्शन क्या हो गया? न्यूक्लियस के साथ इंक्रीज हो गया। तो ये F और D है। ठीक है, तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स, अगर D और F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ऑब्जर्व नहीं होगा। तो क्या होता है, ये जो NS के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि ये इन दोनों के बीच में कोई दीवार ही नहीं बना पा रहे, कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट ही नहीं शो कर पा रहे। इन दो इलेक्ट्रॉन्स का
न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। इनका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इनका अगर न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो अट्रैक्शन इतना हो जाता है कि ये H के इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को छोड़ना ही नहीं चाहते। और ये H के इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस को छोड़ना ही नहीं चाहते और छोड़ते ही नहीं है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। और जब ये बॉन्डिंग में किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते तो इन्हें इनर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? तो अब समझना इस बात को कि ड्यू टू, बन भी गई, थैंक यू, ड्यू टू poor screening effect of D and F electrons, attraction of nucleus towards these two electrons increases. Attraction of nucleus towards these two electrons of NS increases. और इन इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है इस न्यूक्लियस के साथ कि अब ये इलेक्ट्रॉन फर्दर किसी और के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, इन NS के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह देते हैं बेटा, इनर्ट पेयर। क्या कह देते हैं बेटा, इनर्ट पेयर। बस, और इससे होने वाले इफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये क्या है, पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो हमारी जो बोरोन फैमिली थी, हमारी जो बोरोन फैमिली थी, बोरोन फैमिली की बात कर रही हूं, अब सारी फैमिलीज को लेकर आ रही हूं वापस, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। क्लियर? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। चलो यहीं तक कर लेते हैं, अभी यहीं तक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP1, इसका NS2 NP2, इसका NS2 NP3। क्लियर? अब इस केस में यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई अपनी बॉन्डिंग के लिए दे पाता है, या जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर पाता है, उससे हम उसकी वैलेंसी कहते हैं, वहां से हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्डिंग के लिए दे सकता है। तो अगर मैं बोरोन फैमिली की बात करूं तो बोरोन फैमिली में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितनी वैलेंसी शो कर सकता है, 3 वैलेंसी शो कर सकता है। ये 3 वैलेंसी शो कर सकता है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो कर सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो कर सकता है। कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो कर सकता है। नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 शो कर सकता है। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे डी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में। अब इस केस में अगर ये S के इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाए, इनर्ट हो जाए, यानी कि ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। लेकिन ये होगा कब, ये सेकेंड पीरियड, ये 4th पीरियड, ये 5th पीरियड, ये 6th पीरियड और ये 7th पीरियड। ये हुआ कब था, जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे थे। डाउन द ग्रुप आने पर 5th से 6th पीरियड जब हम आ रहे थे तो 4f14 इलेक्ट्रॉन्स का इंसर्शन हुआ था। नहीं भरोसा, लो आपको दिखा दें, कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम 5th से 6th पीरियड की तरफ आ रहे थे तो हमने देखा कि F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो F पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है। तो फ्रॉम 6th to 7th पीरियड कुछ गड़बड़ है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। यहाँ पे हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो यहाँ पे क्या गलत लिख दिया हमने, 1 मिनट बच्चों, अरे यार मैं ऐसी गलतियाँ करूँगी अब। 2 3 4 की जगह 2 4 कर दिया। तो ये 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड,
सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा कि जब हम फ्रॉम फिफ्थ टू सिक्स्थ पीरियड आते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम फिफ्थ टू सिक्स्थ पीरियड, यहाँ पे क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एफ सब शेल, और वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एनएस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि अब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो नीचे आते आते अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें तो फिर ये फैमिली के मेंबर्स कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले सकते हैं, 1। तो यहाँ पर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, इसकी भी +1 भी होगी, +3 भी होगी, इसकी भी +1 भी होगी, +3 भी होगी, इसकी +3। क्लियर? तो यहाँ पर फ्रॉम गैलियम इंडियम थेलियम +1 +3 +1 +3 +1 +3, क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होने लगता है। एज इट इज इधर बेटा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से ये एस इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, इनर्ट, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो 2 तो करेंगे। तो यहाँ तक तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल होती है, लेकिन नीचे आते आते +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले दे सकता है, जब वो 2 ही इलेक्ट्रॉन ले दे सकता है, तो इस केस में वो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही शो करेगा। एज इट इज नाइट्रोजन फैमिली में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये +5 भी शो करते हैं, +5 भी शो करते हैं, लेकिन नीचे आते आते +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाती है। तो यहां से क्या ऑब्जर्व हुआ, हर फैमिली में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन की प्लस को मल्टीप्लाई कर दो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो उसकी वैलेंसी से। लेकिन यहां मैं बात कर रही हूँ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेंबर्स हैं, स्पेशली ग्रुप 13, 14, 15, 16 के, ये 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्पेशली शो करते हैं, हायर और लोअर। पहली ऑक्सीडेशन स्टेट जितने उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस बेसिस पे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये शो करते हैं वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के जो कि एनएस के अंदर प्रेजेंट है, और वो भी क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इनसे पहले ही डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो सिंपली क्या हुआ, रिलक्टेंस लाइक अ रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस ऑफ दीज 2 एनएस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये कभी इन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे ही नहीं कि ये दे सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यही तो रिप्रेजेंट करती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने लग जाती है। तो एक पॉइंट में यहां पर लिख देती हूं दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ, on moving down the group, stability of higher oxidation state, higher oxidation state, for example बोरोन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर कितनी है, +3, डिक्रीजेस। समझ आ गया क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, डीएनएफ के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ गया, एनएस का अट्रैक्शन बढ़ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन अब बॉन्डिंग के लिए दे ही नहीं रहा, तो +3 तो अब ये शो करेगा ही नहीं। एंड stability of lower oxidation state increases। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इन एस के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो इसके लिए +1 ज्यादा स्टेबल है, इसके लिए +1 ज्यादा स्टेबल है, इसके लिए +1 ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इन तीनों में भी +1 किसके लिए ज्यादा स्टेबल है, थेलियम के लिए। एज इट इज कार्बन फैमिली, एज इट इज नाइट्रोजन फैमिली, ऐसे ही ऑब्जर्व होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, चीजें आपस में रिलेटेड ही हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार, कभी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हो, कभी पुअर स्क्रीन इफेक्ट बोल देते हो, कभी इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल देते हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ऑल अबाउट ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो आप पता है कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं।
कभी पूछ लिया जाएगा कि विच इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, विच कंपाउंड एग्जिस्ट, विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल, जैसा कि इनऑर्गेनिक में आपको घुमाया जाता है, जैसा कि इनऑर्गेनिक में आपको कंफ्यूज किया जाता है, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपको ध्यान, ये सभी चीजों का रीजन हुआ करता था, बचपन में रट लेते थे इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन समझने की कोशिश करो कि why that lower oxidation state down the group increases, higher oxidation state down the group increases। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते थे? ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैं वो पॉइंट्स रीड आउट करवाऊंगी जो मैंने लिखवाया। फिर से समझते हैं बेटा क्या होता है। ये हमारे पास सब शेल्स होती हैं, डी एंड एफ की सब शेल नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करती हैं। तो होता क्या है, डाउन द ग्रुप आते आते डी और एफ में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाते हैं, उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस का तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है इतना इतना कि इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकते, राइट। तो डाउन द ग्रुप आते आते वो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, फिर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उस एलिमेंट की वो स्टेबल ज्यादा है। अब उस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी थ्योरी, क्योंकि थ्योरी हमारे पास होनी जरूर चाहिए। सी is applied, inert pair effect is applied when we move down the group due to negligible screening effect of D and F electrons। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एंड ड्यू टू नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता है बेटा, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब जान रहे हो ना, पॉसिबिलिटी नेग्लेक्ट होती चली जाती है ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, NS के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। डिक्रीजेस इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी मैंने समझाया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि S और P दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही थी वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थी, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते जाते वो 2 इलेक्ट्रॉन अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो लोअर होगी। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीजिंग इन रिड्यूसिंग नेचर एंड इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडाइजिंग नेचर। बेटा ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड गेट्स रिड्यूस्ड इटसेल्फ एंड गेट्स रिड्यूस्ड इटसेल्फ। और रिड्यूस होने का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन नंबर का गिरना। तो अगर डाउन तो ग्रुप जाते जाते लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो ऑक्सीडाइज दूसरों को करेगा और खुद रिड्यूस होना चाहेगा, तो यानी कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने का जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाता है। वहीं पे बेटा रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है बेटा? दूसरों को तो रिड्यूस करो, दूसरों की ऑक्सीडेशन स्टेट को तो डिक्रीज करो एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, और खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करो? इंक्रीज करो। तो जो हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो ऊपर की तरफ है, इनिशियल बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है बेटा, अब इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग फैमिलीज का स्क्रीनिंग इफेक्ट के बेसिस पर, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, हम हर जगह अप्लाई भी करेंगे। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत टाइप के बनेंगे, कुछ मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, कुछ ये आपको पॉइंट्स रिकॉल रखने हैं। ठीक है बेटा, आज की क्लास में मैं मेजर वो रीजंस डिस्कस आपके साथ कर लूंगी बेटा, फिर आगे जाके हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बेटा, फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ग्रुप 13 के हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है बेटा? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक
नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं बेटा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी जो होती है हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? NS2 NP1 होता है, जिसके अकॉर्डिंग इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स देकर ये बॉन्ड बना सकता है या लेकर, तो वो +3 होती है स्टेबल। एल्यूमिनियम की भी +3 होती है, गैलियम की +3 होती है। क्लियर? लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल हो जाती है। ये +1 +1 और +1 शो करता है। और अगर बात करें +3 तो हम रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एलिमेंट्स उतने स्टेबल नहीं होते। क्लियर? आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा बेटा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग आपने ऑलरेडी रिडॉक्स में भी पढ़ा हुआ है और हम उसको एक और बार रिकॉल कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, फॉर एग्जाम्पल गैलियम और गैलियम +3। गैलियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हमने अभी यहां पर देखा। क्या बेटा? +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा बेटा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा? विच रिड्यूसेस अदर्स एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन +3 है, तो +1 और +3 में से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाते जाते इंक्रीज होती है। एज इट इज बेटा, थेलियम जो है, थेलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो वो कम स्टेबल है, तो वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड गेट्स रिड्यूस्ड इटसेल्फ। दूसरों को तो क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो +3 से ज्यादा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? ये रहा थेलियम। तो ये पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझ आ गया है क्या है? दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। इसके जो NS के इलेक्ट्रॉन्स है वो इनर्ट पेयर हो जाता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो डाउन द ग्रुप आते आते किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है बेटा? किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये पॉइंट्स है बेटा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो उनकी तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है, तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर क्या होगा बेटा? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। वहीं पे बेटा अगर मैं बात करूं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो NH2 NP1 में से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए NS के, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो अब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा थेलियम एंड देन इंडियम एंड देन गैलियम, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? डाउन द ग्रुप जाते जाते इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे हमने क्यों रिप्रेजेंट नहीं किया? किसको? बोरोन और एल्यूमिनियम को, वो शो ही नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट, इसी तरीके से बेटा हम ग्रुप 14 को भी साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप 14 पे जब आएंगे तब हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्या क्या मेंबर्स हैं बेटा हमारे पास? अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया। इनका अगर बात किया जाए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? दैट इज NS2 NP2। अगर एक्साइटेड स्टेट में देखें तो इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करते हैं बेटा? सारे के सारे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कार्बन की बात करो, सिलिकॉन की बात करो, वो भी +4 शो करेगा, जर्मेनियम भी शो करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे, डाउन द ग्रुप आते आते इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
तो कार्बन फैमिली के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बेटा, +2, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहां पर ये +2 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर? तो समझ में आ रहा होगा बेटा। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, stability of higher oxidation state, ये सिर्फ ग्रुप 14 की बात हो रही है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ऑर्डर क्या होगा बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और यही रीजन है कि SnCl2 एग्जिस्ट करेगा। SnCl मतलब बहुत सारे रीजंस हम पढ़ेंगे बेटा। जो हैलाइड्स बनेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, उनका स्टेबल ऑर्डर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, +2 इनर्ट पेयर इफेक्ट के बाद। ठीक है, +2 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। तो क्या ऑर्डर होगा बेटा, लेड सबसे ज्यादा स्टेबल है +2 में, उसके बाद टिन और उसके बाद जर्मेनियम। ऊपर वाले तो शो ही नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? ये पॉइंट एक बार देख लो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसी तरीके से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अभी हमने क्या देखा कि +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, लेड। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अगेन क्या करेगा, दूसरों को तो रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो वैसे भी ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कम स्टेबल था, तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो ये +2 से +4 में जाना चाहेगा। तो जब जर्मेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा किसी भी कंपाउंड फॉर्म में, तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। वहीं पे बेटा अगर लेड कभी भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो उसका काम क्या है बेटा, वो साथ वाले को तो ऑक्सीडाइज करता है। क्या बेटा, ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड गेट reduced itself। तो यहां पर बेटा लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो PbCl4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और अभी हमने पढ़ा कि लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सॉरी बच्चों, लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। क्लियर बेटा? तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये मैंने लिख दिया यार, चलो वापस लिख देते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो लेड, टिन, जर्मेनियम। क्लियर? ये हो गया बेटा ग्रुप 14 की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्शन ऑफ एयर। एक्शन ऑफ एयर का मतलब क्या है बेटा, ये एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी उन्हें भी डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइन बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एयर। क्रिस्टलाइन बोरोन जो होता है वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि क्रिस्टलाइन मतलब बोरोन की भी 2 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी बेटा, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। क्रिस्टलाइन कौन सा होता है बेटा, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और अमोर्फस आपने पढ़ा हुआ है, अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड तो आपको पता होगा। तो बस अमोर्फस सॉलिड जो होता है ड्यू टू इट्स इरेगुलर स्ट्रक्चर, ये रिएक्ट करता है एयर के साथ बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर। तो अमोर्फस बोरोन कंबाइन होता है बेटा एयर के साथ 700 डिग्री सेल्सियस पे और फॉर्मेशन करता है बोरिक एनहाइड्राइड का, जिसे हम B2O3 कहते हैं, बोरोन ट्राइऑक्साइड का एंड बोरोन नाइट्राइड का, जिसका फॉर्मूला होता है Bn। क्लियर? ये इस तरीके के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर।
मॉइस्ट एयर यानी कि मॉइस्चर में जो एयर, मॉइस्ट मतलब जिसमें वाटर के वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, बट वो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाती है आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ये चीज मैंने आपको हाइड्रोजन वाले चैप्टर में बताई थी बेटा, कि जितने भी एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो फर्दर किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो एल्यूमिनियम भी उन्हीं में से एक है, ये रिएक्ट तो करता है लेकिन पहली बार में जो रिएक्शन हो जाती है एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, अब फर्दर वो रिएक्ट नहीं करता एयर के साथ। क्लियर, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर, तो ऐसा नहीं है रिएक्ट नहीं करता है बट वो रिएक्शन रुक जाती है आफ्टर सम टाइम। सेम उसी तरीके से बेटा गैलियम एंड इंडियम, गैलियम और इंडियम भी रिएक्ट नहीं करते एयर के साथ, बट थेलियम फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, बट ये ऑक्साइड एंड नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर मैं बात करूं बोरोन फैमिली के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की, किसकी बेटा, ऑक्साइड्स की और हाइड्रोक्साइड्स की, तो हमें ये पता है, क्या पता है जी, कि अगर बोरोन ऑक्साइड बनाएगा तो कैसा बनाएगा, कि बोरोन जो है, बोरोन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये ऑक्साइड किस तरीके का बनाएगा बेटा, यहां पे ही मैं लिख देती हूं। अगर मैं इन्हें रिप्रेजेंट करूं ई से, बोरोन फैमिली के मेंबर से, तो ये ऑक्साइड किस टाइप का बनाएगा बेटा, E2O3 टाइप का बनाएगा। वहीं पे बात करूं मैं हेलाइड हाइड्रोक्साइड की, तो इनकी वैलेंसी 3, OH की वैलेंसी 1, तो किस तरीके का बनाएगा बेटा, EOH थ्राइस, ये इस तरीके के हाइड्रोक्साइड्स बनाएगा। तो बोरोन फैमिली में B2O3, Al2O3, Ja2O3, In2O3, Tl2O, Tl2O3, आप समझ रहे होंगे Tl2O क्यों बनाता है, क्योंकि थेलियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एज कंपेयर टू +3, दैट इज द रीजन। सेम इसी तरीके से क्योंकि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, तो ये TlOH फॉर्मूला का फॉर्मेशन करता है। ये जितने भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड हैं, इनमें से ये जो है हमारे पास कैसे होते हैं बेटा नेचर में, बोरोन क्या है बेटा, बोरोन खुद एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल एसिडिक। क्लियर, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक, ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, नेचर में एम्फोटेरिक। गैलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, बाकी जितने भी हमारे पास दीज ऑल आर बेसिक इन नेचर। क्लियर बच्चों, बोरोन इवन डज नॉट कंबाइन विथ स्टीम, बोरोन इतना नॉन रिएक्टिव होता है बेटा, ये स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम कंबाइंस विथ स्टीम टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, वाटर के वेपर्स के साथ हाइड्रोजन चैप्टर में, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और भी एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करता है, क्योंकि बोरोन भी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरोन की रिएक्शंस की। अभी तक हमने किसके साथ बात की बेटा, एक्शन विद एयर एंड एक्शन विद वाटर। क्लियर, अब हम बात कर रहे हैं दैट इज एक्शन विद एसिड्स। तो एसिड्स में हमारे पास बोरोन की अगर हम बात करें तो बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, कौन कौन से एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, लाइक HCl के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अफेक्टेड बाय concentrated H2SO4 एंड concentrated नाइट्रिक एसिड, ये concentrated एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम HCl के साथ मिलकर क्या बनाएगा यहाँ से, दैट इज Al2Cl6 + 3H2, ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है। इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा बोरोन H2SO4 के साथ किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहां से SO2 गैस निकल जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। यहां से बोरोन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, H+ आयन निकल जाएंगे, बोरेट आयन निकल जाएगा, साथ में यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन भी है, तो 3NO2 गैस का फॉर्मेशन होगा।
क्लियर? तो अब इस केस में इंपॉर्टेंट है बेटा, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड डायमर का इसने फॉर्मेशन कैसे किया, और H3BO3 इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ, दैट इज एक्शन ऑफ हैलोजेंस। इजी है भाई, देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई ये हमारे पास ई फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जी। ई मतलब मैं मेटल को अगर ई मानूं, यानी कि अगर मैं ग्रुप 13 के मेंबर्स को ई से रिप्रेजेंट करूं तो इनकी वैलेंसी खुद की कितनी बेटा, 3। हैलोजन की वैलेंसी कितनी बेटा, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा बेटा, EX3 बन जाएगा। अब इस केस में ये EX3 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में एक बात बताओ, जो हैलाइड्स हमारे पास बनेंगे वो हैलाइड्स हमारे पास कैसे होंगे, अगर मान लो मैं सिर्फ बोरोन की बात कर रही हूँ तो कैसे बनेंगे बेटा, BF3 हो गया, BCl3 हो गया, BBr3 हो गया, Bi3 हो गया। आज हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, BX3, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ इन्हें किस तरीके से, BX3। X यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, X यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी हैलोजन को, ठीक है बेटा। तो BX3 मैंने रिप्रेजेंट किया, ये X और ये X। अब इस केस में इन हैलाइड्स को हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अब समझना बेटा ध्यान से, बोरोन की अगर मैं बात करूं, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ये इसके 1s2 के इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2s2 के इलेक्ट्रॉन, और ये इसका 2p का एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इस केस में जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने तो बॉन्ड बना लिया एक्स के साथ, हैलोजन के साथ, लेकिन इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। क्या होता है बेटा, वेकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो ये बोरोन का मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, वेकेंट p ऑर्बिटल जो इसके पास था, क्योंकि बाकी सब ने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। ये वेकेंट p ऑर्बिटल हो गया बोरोन का। वहीं पे बेटा ये जो मेरे पास हैलोजेंस हैं, कोई सा भी हैलोजन ले लो, मान लो मैंने फ्लोरीन ले लिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 2p5। क्लियर? तो ये 2s2 के इलेक्ट्रॉन और ये जो 2p5 है ये 2p5 के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, बॉन्ड बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, इसके साथ क्या कोवेलेंट बॉन्ड, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट है फिल्ड p ऑर्बिटल्स, इसके पास फिल्ड p ऑर्बिटल्स है, इसके पास फिल्ड p ऑर्बिटल्स है। अब इसके फिल्ड p ऑर्बिटल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये फील्ड है, इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बस बेटा, अब तक हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते आए थे, अब तक हम केमिस्ट्री में पढ़ते आए थे कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो क्या होता है, एक जना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, या एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जब जब सराउंडिंग एटम, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, सराउंडिंग एटम फिल्ड हो, सेंट्रल एटम के पास p ऑर्बिटल खाली हो, वो वहां पर ओवरलैपिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और यहां पर ये जो बॉन्डिंग कहलाएगी वो क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है दैट इज बैक बॉन्डिंग। क्या कहलाती है, बैक बॉन्डिंग। तो ये हमें कहाँ ऑब्जर्व होती है, बोरोन फैमिली में। क्यों? क्योंकि बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है और जितने भी हैलोजन हैं उन सब के पास फिल्ड p ऑर्बिटल है। तो क्या करेंगे, ये जो अपने फिल्ड p ऑर्बिटल है ये उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो अगर ये हैलोजन कर सकता है तो ये हैलोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकता है। तो अगर यहां से ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो ये होती है बैक बॉन्डिंग, ये था कंसेप्ट। लेकिन इस बैक बॉन्डिंग की वजह से
कितनी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहली बात बेटा, बैक बॉन्डिंग समझ आया, जब सराउंडिंग एटम के पास फिल्ड पी ऑर्बिटल हो और सेंट्रल एटम के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल हो। कैसे पता चलेगा? सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो बैक बॉन्डिंग कर सकता है। अब एक बात बताना, ये कौन सी पीरियड से बिलोंग करता है? बोरोन सेकेंड पीरियड से, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड से। साइज दोनों का लगभग बराबर है, अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। क्लोरीन थर्ड पीरियड, बोरोन सेकेंड पीरियड, बोरोन सेकेंड पीरियड, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड, ब्रोमीन सेकेंड पीरियड, आयोडीन फोर्थ पीरियड। पीरियड नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो अब बैक बॉन्डिंग BF3 में किसके बीच में होगी? 2p 2p, BCl3 में 2p 3p, BBr3 में 2p 4p, Bi3 में 2p 5p। तो ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा ऑर्बिटल्स का, उतना अच्छा ओवरलैप करेगा। क्लियर? तो जितनी अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी उतना कम एसिडिक नेचर होगा। कैसे भाई? याद करो, तुम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो, इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो कि BF3 बिहेव एज अ लीस एसिड। What is least acid? Those species which have tendency to accept electron pair are known as लीस एसिड। और टेंडेंसी क्यों थी जी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की? क्योंकि वेकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल था। लेकिन जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग होती जा रही है, ये फिल्ड पी ऑर्बिटल इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो फिर तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो रही है तो उसका एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। तो जहां जितनी अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी वहां उतना कम एसिडिक नेचर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उतनी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास था बेटा BX3। ये लीस एसिड की तरह हम बोलते हैं कि ये बिहेव करते हैं लीस एसिड की तरह। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सराउंडेड बाय, बोरोन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? 120 डिग्री, आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन अभी तक हम क्या पढ़कर आए हैं? sp2। क्लियर? तो बॉन्ड एंगल इसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसका ट्रायगोनल प्लेनर होता है। तो हमारे पास ये जो x है, हमने ये जो BX3 पढ़ा, हमारे पास जो यहाँ पर x है, ये x जो हेलोजन है, x कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अगर ये फ्लोरीन है तो ये अपना 2p देगा। क्या देगा बेटा? 2p देगा बॉन्डिंग के लिए। वहीं पे अगर क्लोरीन है तो ये भी अपना 3p देगा, ब्रोमीन है तो 4px देगा, आयोडीन है तो 5px देगा। और अगर ऐसा होगा तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहां पर होगी? बताओ बच्चों, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहां पर होगी? सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग जो ऑब्जर्व होगी वो फ्लोरीन में होगी। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि एक ही बैक बॉन्डिंग हो सकती है, तो इस तरीके से जहां पर बैक बॉन्डिंग हुई वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। मान लो अगर इस वाले फ्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, क्योंकि जब जब सराउंडिंग एटम सेम होता है, जब जब सराउंडिंग एटम सेम होता है तो ड्यू टू एक्चुअल स्ट्रक्चर कोई सी नहीं होती, सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके बीच में आ जाए, और ये भी हो सकता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके बीच में आ जाए। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड होगी। वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जहां पर हम BF3 के बीच में दिखा दें कि हाँ यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज होगा। क्लियर? तो किस तरीके से? B सिंगल बॉन्ड तो सबके बीच में है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर? तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बेटा? कंपैरेटिवली कम हो जाती है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज वेरी हाई। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए था बट आ गया है, कोई बात नहीं, इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है एल्यूमिनियम की। बैक बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी बेटा? अभी बताया था मैंने, सबसे ज्यादा BF3। समझ आ रहा होगा क्यों?
क्योंकि ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हो रही है, बोरोन और फ्लोरीन के 2p2p के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट उसी तरीके से बेटा, नेक्स्ट उसी तरीके से अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो किसके बीच में ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी, BCl3। क्लियर, BCl3। उसके बाद बेटा BBr3, और उसके बाद क्या आ जाएगा, दैट इज Bi3। क्लियर। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। अगर मैं बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी सेंट्रल मेटल एटम के पास, उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। लेकिन जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग होती जा रही है, उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होती जा रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का नेचर जस्ट क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर आ गया। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें BF4 माइनस की, तो उस केस में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती। अगर हम बात करें BF4 माइनस, ऐसा नहीं है एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस केस में ये जो BF4 माइनस होता है, इसमें हमारे पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता ही नहीं है। और जब वेकेंट p ऑर्बिटल होगा ही नहीं, जब वेकेंट p ऑर्बिटल होगा ही नहीं, तो बैक बॉन्डिंग कैसे होगी। इस केस में इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, और यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती। क्या बेटा, यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। क्लियर बेटा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर प्योर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, प्योर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन B एंड F। तो यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती। अगर हम कंपेयर करना चाहें तो बॉन्ड लेंथ BF बॉन्ड की BF4 माइनस में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू BF3, क्योंकि वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ BF बॉन्ड कहां पे ज्यादा होगी बेटा, BF4 माइनस में एज कंपेयर टू BF3। तो BF3 का समझ आ गया होगा, क्योंकि वहां पर बैक बॉन्डिंग होती है, यहां पर हो ही नहीं सकती क्योंकि इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। ठीक है बेटा। आज की कार्यवाही को यही समाप्त किया जाता है। कल की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बेटा हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, उसमें क्या हैलाइड्स बनते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो ये चैप्टर जो है ना बेटा, मेजरली 3 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे बेटा, हर फैमिली की सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम पढ़ते हैं उनकी रिएक्शंस के बारे में, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट भी है। और फिर हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। बेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ के याद करना बहुत इजी है, तो इस पे हमें फोकस करके चलना है। बड़ा लंबा चैप्टर है, बट एक ही चीज बोलूंगी, हर क्लास में जितना पढ़ो फोकस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, घबराने की जरूरत ही नहीं, मैं हूं साथ में। बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन लाऊंगी, बीच बीच में क्वेश्चंस लाऊंगी, बीच बीच में कंफ्यूज करूंगी, और मैं ही डाउट्स को दूर करूंगी। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा, बट बहुत कंसेप्चुअल चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी कुछ कुछ हम लिखेंगे, और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। तुम सभी बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, पढ़ रहे हो, जस्ट बिलीव योरसेल्फ, ठीक है। और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। हमें चाहिए ही नहीं कि कोई हम पे ट्रस्ट करे, हम खुद पे ट्रस्ट कर रहे हैं, खुद की एबिलिटीज पे ट्रस्ट करो, एंड दिस इज ट्रूथ दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माता दी। थैंक यू।